Good morning, everyone. This is your physics class. We were studying nuclei chapter. So, in nuclei, we have already seen what is the nuclear size and what is its density, and we have also seen the composition of the nucleus. Today, we are going to study very important topic, which is the basis of nuclear fission and fusion. That is mass defect. So what is mass defect? For studying this, we have to revise what was Einstein said in his special theory of relativity. That is the mass energy equivalence. All right. So what was Einstein's mass energy equivalence? It was E equals to mc square. Everyone knows. Alright, E is equals to mc square. See, here C is the speed of light in vacuum, and you know it is 3 into 10 power 8 meter per second. See, here this equation shows the equivalence of mass with energy. That is, how much mass is needed to liberate this much energy. If I say m mass is liberated and then E एनर्जी इज लिबरेटेड, मास m चल रहा है और E निकल रहा है। इसका मतलब m मास के कंपैरिजन यानी सेम उतनी ही एनर्जी m मास कंटेन करता है। कहीं भी दुनिया में, विश्व में, कहीं भी, ब्रह्मांड में, कहीं भी अगर हम m मास बर्न करेंगे, मास की बात हो रही है, वेट की नहीं, तो E एनर्जी ही निकलेगी। और कहीं पे अगर E एनर्जी को हम किसी तरह से मास में कन्वर्ट कर पाए तो वो m मास ही बनाएगी। ठीक है, ये E और m नाम दे रहा हूं केवल, मतलब मैंने कहा कि अगर 20 किलो कोई ऑब्जेक्ट हमने बर्न किया, वो ऐसा बर्न है जहां कोई लॉस नहीं है, किसी भी तरह फुल कन्वर्जन ऑफ मास टू एनर्जी, कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता, और उतने से अगर 50,000 जूल एनर्जी निकलती है तो वो 50,000 जूल एनर्जी ब्रह्मांड में कहीं भी मास में कन्वर्ट की जाए तो 20 किलोग्राम मास ही बनाएगा। ठीक है, तो ये ही इसका बेस है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने के लिए हम रेस्ट मास को जानते हैं क्या होता है। मास डिफेक्ट जानने के लिए सबसे पहले जानना क्या जरूरी है, रेस्ट मास जैसी क्या चीज होती है। द मास ऑफ अ पार्टिकल मेजर्ड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द पार्टिकल इज एट रेस्ट इज कॉल्ड रेस्ट मास। इट इज डिनोटेड बाई एम नॉट। मान लीजिए कोई एम नॉट है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, रेस्ट मास क्यों पढ़ना जरूरी था। अगर मान लीजिए अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, फिर भी उसके पास कुछ एक एनर्जी होगी जो उसकी रेस्ट मास एनर्जी होगी। मान लीजिए मैं दौड़ना शुरू करता हूं तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन मैं रुक जाता हूं, क्या तब भी मेरे पास एनर्जी है? क्योंकि मैं दौड़ सकता था। वो एनर्जी कहां से आई? मैंने अपने अंदर की कोई एनर्जी बर्न किया होगा, है ना। इसका मतलब मेरे मास होने के कारण, मेरे पास मास होने के कारण मेरे पास एनर्जी है। सो एवरी पार्टिकल possess that energy which is due to its ऑब्जेक्ट, मतलब पोजेशन ऑफ मास। ठीक है, और इसीलिए हम लोग जब लाइट पढ़ रहे थे तो मैंने वहां बोला था कि लाइट फोटॉन्स की कोई रेस्ट मास नहीं होता। क्यों? रेस्ट मास हो ही नहीं सकता। जैसे ही रेस्ट मास यानी उसको रोकना चाहेंगे वो गायब हो जाएगा। ठीक है, और हम उसको कभी तौल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास of a nucleus and the sum of the rest masses of its constituent nucleons is called its mass defect.
अभी तो बड़ा कठिन सा लग रहा होगा। अगर मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, जिसको मैंने ZXA से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस बना कैसे रहा होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए इस न्यूक्लियस का पूरे का मास, इस पूरे न्यूक्लियस का मास, ठीक है, न्यूक्लियस का मास यानी किसका मास, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो कंबाइन होकर न्यूक्लियॉन बनाते हैं, उस पूरे का कंबाइंड मास ही होता है न्यूक्लियॉन का मास। इस न्यूक्लियस का टोटल मास मैंने कहा m है, ठीक है, स्मॉल m। अब देखिएगा इसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन कितने हैं, Z है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने होंगे, अरे भैया A-Z होंगे, A-Z है ना, A-Z मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर, तो A-Z हो गए न्यूट्रॉन। हमको पता है प्रोटॉन का मास कितना है, m p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और न्यूट्रॉन को किससे, mn से, और ये होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये होता है 1.6749 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन, तो जो मास डिफेक्ट है उसको हम डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें ये बताता है कि जब वो न्यूक्लियस बना रहा होगा उस टाइम में उसका फ्यूजन हुआ होगा, न्यूक्लियस एक बना होगा, लेकिन वो बना किन दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में मिलके एक न्यूक्लियस बनाने में, जिसका टोटल क्या बन गया, न्यूक्लियॉन, कुछ छोटा मोटा मास का वेस्टेज हुआ होगा न्यूक्लियस के बनने में, तो वही जिसके कारण वो कंबाइन हुए थे, वही मास डिफेक्ट होता है। मतलब अगर हम इनके इंडिविजुअल मास को, प्रोटॉन के इंडिविजुअल मास कैसे लें, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन mp मास का है, A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और एक न्यूट्रॉन का मास है mn। इन दोनों को ऐड किया तो ये हमको बता रहा है जब वो न्यूक्लियस नहीं बना रहा होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कभी अगर अकेले अकेले रहे होंगे तो उनके पास इतना इतना मास रहा होगा। अब दोनों जुड़ गए और कंबाइंड एटम एक बना जिसमें एक न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस का मास कितना था, m, उसको हमने घटा दिया, तो हमेशा डेल्टा m एक पॉजिटिव आता है। इस केस में जब हम न्यूक्लियस के बनने के बाद और न्यूक्लियस के बनने के पहले वाला ये सीन है और बाद वाला ये मास है, तो ये हमेशा इससे बड़ा होता है। ये डेल्टा m क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। क्यों हो रहा है ऐसा, देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपस में जब मिलते हैं तो उनके मिलने के और न्यूक्लियस के बनने में कुछ एक एनर्जी कंज्यूम होती है। वो कहाँ से आती है, वो इन्हीं के मास, दोनों पार्टिकल्स अलग अलग तरह के मिले थे, उनके कंबाइन मास में से छोटा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वही मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया वो मास डिफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस का मास, इसको क्या कह लें, न्यूक्लियर मास या न्यूक्लियॉन्स का मास, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंबाइंड, यानी टोटल न्यूक्लियस का मास, और ये इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम, ठीक है। तो ये होता है मास डिफेक्ट। अब देखिए मास डिफेक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो है इसका इस्तेमाल कैसे चल रहा है, क्या क्यों पढ़ते हैं मास डिफेक्ट। अब आती है बात बाइंडिंग एनर्जी की। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, यहीं से है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ न्यूक्लियस
into its constituent protons and neutrons. और कितना दूर? and to separate them to such a large distance that they may not interact with each other. ठीक है, यानी इस वाले प्रोसेस का एकदम उल्टा है बाइंडिंग एनर्जी तौलना नापना। मतलब क्या है? मैंने अभी बताया था कि न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में ऐसे मिल रहे हैं और एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, और उस न्यूक्लियस का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इंडिविजुअल मास से थोड़ा सा छोटा आ जाता है, इंडिविजुअल मास के सम से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी सी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है उन दोनों को जोड़े रखने में या न्यूक्लियस बनाने में। उसको कहते हैं मास डिफेक्ट। अब न्यूक्लियस बन चुका है, तब हम पढ़ेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो चाहिए या फिर हम किसी न्यूक्लियस को दें जिसके कारण वो न्यूक्लियस अपने कंस्टिट्यूएंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूट जाए। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में किसी फोर्स से बंधे होंगे, उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसी को कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जो उसको बांधे रखे हुए है। ऑलराइट, तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। अब हम इसके कुछ कैलकुलेशन समझ लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड। देखिए बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन भी वैसा ही निकल सकता है जैसे मास डिफेक्ट का है। देखिए, मान लीजिए कि हम कह दें कि न्यूक्लियस बनने के पहले का मास ऑफ न्यूक्लियस इज m। किस न्यूक्लियस का? ZXA का मास ऑफ न्यूक्लियस दिस। और कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितने उसके कंस्टिट्यूएंट मास का सम हो, जैसे वही एक्सप्रेशन जो मैंने पीछे लिखा, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स हम ऐसे कह सकते हैं Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स, यही करते हैं ना, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में तोड़ते हैं, प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों के सम में से न्यूक्लियस के मास को घटा दें तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितना उसको जोड़ने में खर्च हुई थी। यही वाली तो जोड़ने में खर्च हुई थी ना एनर्जी, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन ये एनर्जी नहीं, अभी तो हमने मास लिखा है ना। तो हम क्या करें, इस पूरे को हमने क्या नाम दिया था? मास डिफेक्ट नाम दिया था ना। इस पूरे में अगर हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड। डेल्टा E बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m, जितना मास डिफेक्ट हुआ था जब वो लोग जुड़े थे दोनों टाइप के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो मास डिफेक्ट इतना हुआ था। तो इसी मास डिफेक्ट में c स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें। अब हम उसको एक्सप्रेशन लिख लें। इट कैन बी रिटन एज ZMP प्लस A माइनस ZMN। ठीक है, ये तो अलग हो गया, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस भी तो करना है। मान लीजिए मास ऑफ न्यूक्लियस MN रिप्रेजेंट कर दिया और पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया C स्क्वायर से। ठीक है, नाउ इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो दे हैव अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ देयर ओन। इलेक्ट्रॉन्स की भी तो अपनी बाइंडिंग एनर्जी होगी, विच फ्रॉम द मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग, देखिए मैं एटम की पूरे की बाइंडिंग एनर्जी की अब बात कर रहा हूं, अभी तो ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हो गई। ये किसकी है? डेल्टा E B फॉर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियस है ये केवल। अब बाइंडिंग एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे बंधा रहता है? वही चीज तो मैं बोल रहा था अभी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे रहते हैं, तो वो छूटेंगे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। कहां है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? देखिए, न्यूक्लियस अलग कर दिया जाए। देखिए, इलेक्ट्रॉन के केस में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, और न्यूक्लियस के केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस खुद में टूटे। यानी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगा कि कभी
न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स अलग रहे होंगे, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस अलग रहा होगा और इलेक्ट्रॉन का मास अलग रहा होगा। उन दोनों को कंबाइन करने में जो एनर्जी, मान लीजिए दोनों कंबाइन हो गए और थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। तो अब अगर उनको तोड़ा जाए तो कितनी एनर्जी उनको देनी, मतलब उनको दोबारा से अलग किया जाए तो कितनी एनर्जी उनको देनी पड़ेगी, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को अब मिलाने के लिए तो देखिए वहां कितनी है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अलग अलग की मास एनर्जी, मास नाप लें और एटम का कंबाइंड मास नाप दें और क्या करें, एटम का कंबाइंड मास नाप दें और उन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो मास डिफेक्ट आ जाएगा। इस केस में जब एटम और वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अलग कर रहे हैं, अभी तक हम पीछे क्या कर रहे थे, एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर रहे थे, ठीक है। तो यहां पे मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस क्या जुड़ रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए Z इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि Z प्रोटॉन हमने माना है ना, तो Z इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं Z, और एक इलेक्ट्रॉन का मास है Me। तो ये अपने आप में क्या बना रहा है, पूरा एटम। लेकिन ये एटम तब बनेगा जब जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद मान लीजिए एटम का मास रहा होगा, मैंने ऐसे इससे रिप्रेजेंट कर दिया MZXA, ये इस पूरे एटम के लिए मास है। तो एटम बनने के बाद का ये मास है, एटम बनने के पहले के इंडिविजुअल मासेस, न्यूक्लियस का ये है कैपिटल N से, और ZMe क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मास। और ये हो गया हमारा मास डिफेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होने के लिए। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा E भी लें, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इसी में केवल C² से मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी Mn प्लस ZMe माइनस M, ये MZX से क्या है, ये मास ऑफ पूरा एटम है, मल्टीप्लाइड बाई C² कर दें, तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी। अब बताइए टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी इन्हीं दोनों का सम होगी। सो होना तो चाहिए, लेकिन होता क्या है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए, बाइंडिंग एनर्जी जो है, इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो न्यूक्लियस वाली बाइंडिंग एनर्जी थी ना, जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, उसके कंपैरिजन में बहुत कम होती है। दी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज negligible as compared to the binding energy of nucleus। खुद ही सोचिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, दोनों पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं, न्यूट्रॉन्स क्या हैं, मास चार्जलेस हैं। उन दोनों को जोड़े रखने के लिए कितना ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक चार्जलेस है। इलेक्ट्रॉन्स को जोड़े रखने के लिए मास न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस खुद में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो कम एनर्जी चाहिए उनको जोड़े रखने के लिए, ठीक है, तो बहुत कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, ये जो एटम की बाइंडिंग एनर्जी होती है किसी पूरे एटम की, वो पूरी तरह से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस ही होती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने रखने की बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी के बारे में था कुछ कॉन्सेप्ट। अब चूंकि बाइंडिंग एनर्जी का केवल बेसिक आइडिया इस बार कोर्स में है, तो बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट थे या कोर्स में इसको तो खैर रखा ही नहीं गया है, तो बेसिक नॉलेज के लिए है। हम अगला देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या चीज़ होती है, चलिए देख लेते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट न्यूक्लियर फिजन, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ वन वेरी हैवी न्यूक्लियस इनटू टू कंपैरेटिवली सेम न्यूक्लियस ऑफ सेम मास, है ना, यही हमने पढ़ा है 10th क्लास में। See, according to definition, the phenomena in which
A heavy nucleus when excited splits into two smaller nuclei of nearly, ये important है याद रखना, nearly comparable masses is called nuclear fission। 12th लेवल पे हमें ये एडिशनल लाइन याद रखना जरूरी है। तो देखिए यही होता है न्यूक्लियर फिजन। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 230 एटॉमिक मास नंबर जो होता है 230 या उससे बड़ा हो, तो उनकी जब ब्रेकडाउन होता है या फिर कह दें कि वो जब स्प्लिट करते हैं, कैसे स्प्लिट करेंगे, उनसे कोई टक्कर होगी, उनको कुछ एक्साइटमेंट दिया जाएगा, कुछ एनर्जी दी जाएगी, ठीक है। तो स्मॉलर न्यूक्लियाई में ब्रेक होते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। लेकिन स्मॉलर न्यूक्लियाई कैसे होने चाहिए? उन दोनों न्यूक्लियस जो दो भाग टूटे हैं उनके खुद के मास आपस में लगभग बराबर होने चाहिए, बराबर के आसपास होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए, ठीक है, बहुत अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है यूरेनियम का, 92 यूरेनियम 235 की ब्रेकिंग। कैसे? बॉम्बार्डिंग कराते हैं न्यूट्रॉन्स की, यही है ना, एक्साइट करना है ना, एक्साइट कराने के लिए न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराया। तो न्यूट्रॉन ने इतना एक्साइट कर दिया एटम को कि इसकी ब्रेकिंग हो गई। और ब्रेकिंग किस में होती है? देखिए 56 बेरियम 141 एंड 36 क्रिप्टॉन 92, इसमें बहुत सारी एनर्जी निकलती है, लेकिन कुछ न्यूट्रॉन जो एक न्यूट्रॉन टक्कर हुई थी, कुछ ज़्यादा न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं, फ्री न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं। 0 and 1 न्यूट्रॉन का सिंबल सब जानते होंगे, मास 0, एटॉमिक नंबर 0 and 1, मास नंबर 1, 3 0 and 1। तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो Q है ये एनर्जी रिलीज दिखा रहा है, ठीक है। इसमें जो Q की वैल्यू होती है ये होती है लगभग 200 MeV, 200 MeV, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इस तरह के बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे, पर फिलहाल एक फ्रैंकल और नील बोर थे, फ्रैंकल थे और व्हीलर थे, इन्होंने मिलके एक मॉडल दिया, दैट वाज लिक्विड ड्रॉप मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल हम एक बेसिक समझ लेते हैं क्योंकि ये बड़ा काम आता है, एक आइडिया लगता है दिमाग में। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, किसी भी लिक्विड की ड्रॉप देखा ही होगा आपने कैसे होती है, दो ड्रॉप से एक ड्रॉप से दो ड्रॉप में टूटना, ये समझ रहे होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। ये वैसा ही कुछ मॉडल है। इनके हिसाब से कौन कौन थे यहाँ पे? फ्रैंकल थे, नील बोर थे और व्हीलर थे। इन्होंने ये प्रपोज किया था, एक्सप्लेन किया था। देखिए इन्होंने कहा कि एक भारी नाभिक है, एक भारी न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से, चूंकि साइज है तो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जा पाते। लेकिन जब ये लिक्विड ड्रॉप की तरह बिहेव करते हैं, जब एक न्यूट्रॉन इन पे बॉम्बार्ड कराया जाता है तो ये जो न्यूक्लियस है ये वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है, और वाइब्रेशन के कारण ये अपना शेप बदलता है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या है, प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं, आपस में भी बहुत दूर दूर हटते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो एक दूसरे से दूर भागना चाहते थे पहले से ही, लेकिन उनको बांध के रखा था किसी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ने, है ना, पॉजिटिव दूर भागना चाहते थे, लेकिन उसको बांध के रखा था। न्यूट्रॉन हाई एनर्जी से आया, इसने टक्कर मारी, इनको एक्साइट कर दिया, प्रोटॉन्स वाइब्रेट करने लगे, ये पूरा लिक्विड ड्रॉप वाइब्रेट करने लगा यूरेनियम 235 का। इस वाइब्रेशन के कारण हुआ क्या कि अभी इस टाइम में देखो 0 and 1 जुड़ चुका है, तो क्या बन चुका है, 0 236 बन चुका है ना 235 से,
वाइब्रेशन है, बहुत एक्साइटेड है। अब ये अपना वाइब्रेशन के कारण शेप चेंज करता है, ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर ये शेप कैसा है, एक डम्ब बेल शेप, जिसको डम्बल कहते हैं, डम्बल शेप बनाता है। और फिर ये क्या होगा, ज़्यादा एक्साइटमेंट के कारण U-236 जो है ये ब्रेक हो जाता है दो हल्के बेरियम और क्रिप्टॉन में, जो हमने देखा। तो यही था, और यहाँ न्यूट्रॉन्स भी निकल रहे हैं। अब ये किस में टूट गया, दो लगभग इक्विवेलेंट वेट के, 36, 56 है ना, एटॉमिक नंबर लगभग बराबर है, वेट भी लगभग बराबर है, 141, 92 है ना। तो यही न्यूक्लियर फिशन है। देखिए यहाँ पे 0 ये जो न्यूट्रॉन्स निकले, ये फर्दर और भी यूरेनियम के न्यूक्लियस से टकराते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन बढ़ती है, उसको कहते हैं चेन रिएक्शन। उसके बारे में आपने 10th में पढ़ा है, वो हमारे कोर्स का पार्ट इस टाइम नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए एक ही यूरेनियम अलग अलग, मान लीजिए एक न्यूट्रॉन हमने हिट कराया लेकिन अलग एनर्जी से हिट कराया, ठीक है, तो वो किसी दूसरे तरह के कॉम्बिनेशन में ब्रेक हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है मॉलिब्डेनम वाला, बहुत पॉपुलर है मॉलिब्डेनम। ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 57 139 La प्लस 20N1, और यहाँ पे भी बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी विद विच दिस न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड। तो ये था लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिसके थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया। चेन रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में आप जानते हैं कि यही न्यूट्रॉन्स जो हैं ये फर्दर और यूरेनियम एटम्स से इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा निकालते हैं। तो ये हर बार न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन, ये फिजन होता जाता है। तो एक फिजन को कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉन की संख्या को कंट्रोल किया जाता है, और उसी को यूज़ करते हैं किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर में। चलिए नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या है न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको भी देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन एट एक्सट्रीमली हाई, देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस में जरूर अंडरलाइन करता हूँ, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू फॉर्म अ सिंगल, एक दो लाइट न्यूक्लियाई एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे जब कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन आपने बचपन से पढ़ा है कि सन में होता है, तो हम उसको देखेंगे कैसे होता है। एक बहुत ही पॉपुलर फ्यूजन रिएक्शन है 1H1 प्रोटॉन्स प्लस 1H1 प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन के एटम्स का मिलना। क्या बना रहे हैं, 1H2 ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम सुना होगा ना, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। और ऐसा बनने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, 0.42 MeV। लग रहा है छोटी है, पर वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं। इस प्रोसेस में दो और पार्टिकल बनते हैं बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस को, या फिर कह दें कि इस प्रोसेस में एक पॉजिट्रॉन और एक न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के बारे में अभी हम बहुत नहीं बताएंगे। तो ये एक दो हल्के एटम्स का मिलके एक भारी एटम बनाना, और इस एटम में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होना, यही प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का। अब देखिए इस तरह की और भी रिएक्शंस हैं, एक आध और लिख लेते हैं। 1H2 प्लस 1H2, टू ड्यूटेरियम्स आर कंबाइनिंग टुगेदर एंड फॉर्मिंग वन ट्राइटियम। दिस इज अनदर हैवी न्यूक्लियाई। आप कहोगे सर ये तो हैवी नहीं है, अरे कंपेरेबल टू दिस इज हैवी। प्लस 1H1 एक और होगा, एक हाइड्रोजन एटम सेफली बच जाता है। 4.03 MeV एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा। इसी तरह मल्टीपल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर 1H1 एंड 1H2, 1H2 एंड 1H2, 1H3 एंड 1H3, इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन
वो मिलके बनाते हैं एक चेन न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे सन में बहुत सारे हाइड्रोजन एटम भी हैं, ड्यूटेरियम एटम भी हैं, और ट्राइटियम भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, ठीक है। तो ये सभी मिलके इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस करते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल है 1H2 प्लस 1H2, सेम कॉम्बिनेशन लेकिन कुछ अलग टेम्परेचर पे। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये दोनों हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं, दो लाइट न्यूक्लियाई। हाई टेम्परेचर यहाँ हम लगा दें कि यहाँ पहले से हाई टेम्परेचर 10⁶ केल्विन के अराउंड का होना चाहिए लगभग। अब इस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि ये दोनों कौन सी रिएक्शन बनाने वाले हैं। जैसे 1H2 अभी मैंने ट्राइटियम बनाया, अगर किसी और टेम्परेचर पे हो तो हो सकता है ये 2He3 बना दे, जो एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है, हीलियम का ही अनस्टेबल न्यूक्लियस है, प्लस 0N1। तो उसी समय में हो सकता है वहां पे एक न्यूट्रॉन किसी एक हैवी न्यूक्लियाई को पा जाए और वहां पे वो फ्यूजन रिएक्शन भी कर दे, तो ये 3.27 MeV एनर्जी देता है। तो समझ रहे हैं ना, ये होता है। अब इसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या हो गई? देखिए, एक मैंने आपको बताया ना कि एक बेसिक टेम्परेचर चाहिए, उससे कम में ये रिएक्शन नहीं होगी, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो पहला कंडीशन होता है हाई टेम्परेचर, कितना? लगभग 10⁵ to 10⁶ केल्विन्स का। इतना टेम्परेचर सन में आसानी से मिल जाता है, सूर्य में। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? हाई डेंसिटी। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ा देगा और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और हाई प्रेशर ये क्या बढ़ा देगा? विल इंक्रीज कोलाइड करने के, यानी आपस में टकराने की और रिलीज होने की या रिएक्शन करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ठीक है, और जिसके कारण ये रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा हो पाएगी। सन के अंदर का टेम्परेचर कितना होता है? 20 to 10⁶ केल्विन, ये हमने पढ़ा हुआ है बेसिक्स क्लास में। तो उतना तो टेम्परेचर यहाँ रहता ही है। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जल्दी से देख लेते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल अभी आपने देखा। एक होती है और रिएक्शन सन में होती है, इट इज कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन होता है ना, वैसे ही कार्बन नाइट्रोजन साइकिल भी होती है। क्या है? ये सन में होती है। ये कैसी है? फ्यूजन रिएक्शन है, फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल। देखिए इसमें होता क्या है कि कार्बन एक हल्के एटम से इंटरेक्ट करता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। प्रोटॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये क्या हो रहा है? प्रोटॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। और ये यहां पे नाइट्रोजन बनाएगा। देखिए सारी मैं इंटरमीडिएट रिएक्शन लिखता जा रहा हूं, और यहां गामा पार्टिकल निकलेगा। गामा मींस हैविंग सम, अब ये सब पार्टिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल बताएंगे। गामा पार्टिकल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, बहुत हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद एनर्जी इतनी निकलेगी। अब ये इसी में रिएक्शन नहीं रुकती है, ये वाला पार्टिकल चूंकि वहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है मटीरियल्स की, तो ये फिर से इंटरेक्ट करता है और ये फिर से ब्रेक होता है कार्बन 13 में। इस बार आइसोटोप ऑफ कार्बन प्लस सम पॉजिट्रॉन्स प्लस न्यूट्रिनो, और यहाँ पे फिर से एनर्जी रिलीज होती है। ये एक चेन रिएक्शन टाइप की है कि एक के बाद एक रिएक्शन हो रही है लगातार। ये कार्बन 13 6C13 यानी कार्बन आइसोटोप, ये फिर से जैसे इसने एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया ना सन के सरफेस से, इसने फिर से एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब किया और फिर से उसने क्या किया 7N इस बार 14 बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फिर से गामा रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी 7.6 MeV, और इस तरह से फिर ये नाइट्रोजन क्या है, ये फिर एक प्रोटॉन को कैप्चर करता है। प्रोटॉन कैप्चर वर्ड से याद रखिएगा, यहाँ पे प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये भी प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन या फिर प्रोटॉन कैप्चर, यहाँ भी प्रोटॉन कैप्चर। यहाँ पे ये
ब्रेकिंग हो रही है क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, तुरंत ब्रेक होगा फिर रिलीज करेगा एनर्जी। और इस तरह यहाँ पे भी O815। यहाँ मैं क्यों बार बार ये सारी रिएक्शन पूरी लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। ये सारी रिएक्शंस लगातार हो पड़ी हैं और इतनी इतनी एनर्जी हर बार हर स्टेप में निकल रही है। फिर ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई एक मिला, फिर ये ब्रेक हो जाएगा और हमको क्या देने वाला है, ये 7N15 नाइट्रोजन का एक और आइसोटोप, और ये पॉजिटिव प्लस न्यूट्रिनो प्लस 1.71 MeV। और फिर लास्ट में देखिए, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, ये एक और अनस्टेबल है, ये प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है और ये फिर से हमको क्या दे देता है, आखिर में वही दे देता है जहां से हम शुरू किए थे, 6C12 और 2He4। ये एक हीलियम एटम, ये एक अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया ना। देखिए सॉरी, ये अनस्टेबल था, ये फिर से एक प्रोटॉन एब्जॉर्ब करता है और हमें एक 2 स्टेबल न्यूक्लियाई दे देता है। क्या अब आगे रिएक्शन बढ़ेगी? नहीं। और कितनी एनर्जी? 4.99 MeV की एनर्जी दे देता है। यानी एक 12C6 एटम शुरू हुआ था या 6C12 शुरू हुआ था, उसने फिर से C612 बना दिया, ये अपनी जगह खड़ा हो गया आके, लेकिन इतनी सारी एनर्जी पहले से निकल चुकी है जो मैं दाएं तरफ लिखता जा रहा था। यानी अगर फाइनल और इनिशियल का हम डायरेक्ट लिख लें तो हम पाते हैं कि एक प्रोटॉन, एक कार्बन 612 C612, ये फाइनली क्या बनाता है, 2He4 एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाता है और एक 6C12 स्टेबल न्यूक्लियाई बनाता है, 2 पॉजिट्रॉन निकालता है, 2 न्यूट्रिनो निकालता है, 3 गामा निकालता है, सबको मैंने दाएं तरफ बाएं तरफ जोड़ दिया है और टोटल 24.8 24.8 MeV एनर्जी रिलीज करता है। ये पूरा प्रोसेस एक बार में नहीं हुआ था, इतने ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहा था तब जाके यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन यहाँ पे इसको जरा ध्यान दीजिए, ये नहीं बदला, ये एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शन तो कराता है पर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, लास्ट में खुद बचा रह जाता है आगे अगली रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने के लिए। तो सन में एक ये रिएक्शन भी लगातार काम करती रहती है। ये किस टेम्परेचर पे होती है? ये 2 × 10⁶ केल्विन टेम्परेचर्स पे हो रही होती है। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल, सबसे पहली जो 1H1 + 1H1 बताया था वो कौन सी थी? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, ठीक है। और दोनों में से किस में ज़्यादा एनर्जी निकल रही है? ऑब्वियसली कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में ज़्यादा एनर्जी निकलती है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन की संख्या वहाँ कम है, इसलिए कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है? 1H1 + 1H1 यानी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियाई चैप्टर। ऑलराइट, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में और आगे हम और कुछ रिवीजन करेंगे। थैंक यू।